राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में पिछले दिनों हमने फिल्मों से जुड़े कन्वेंशनल पेशों से जुड़े हुए लोगों के अलावा और पर्दे पर दिखने वाले लोगों के अलावा कुछ अनकन्वेंशनल पेशों से जुड़े हुए लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाने का एक सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मिलते हैं जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी श्रीकेंट के साथ। नंदिनी श्रीकेंट। युवा कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी श्रीकेंट का जन्म 9 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ। फिल्मों की एक अलग फील्ड में अपनी पहचान बनाने वाली नंदिनी श्रीकेंट की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। उनके परिवार में शुरू से ही थिएटर, लिटरेचर और फिल्मों का माहौल था। सोशल कम्युनिकेशन इन मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएट नंदिनी श्रीकेंट को ला डोल्चे विटा और पाथेर पांचाली जैसी फिल्मों ने बहुत प्रभावित किया। फिल्म तक्षक की सहायक निर्देशक के तौर पर सिनेमा में कदम रखने वाली नंदिनी श्रीकेंट ने फिल्म लक्ष्य से बतौर कास्टिंग डायरेक्टर अपनी शुरुआत की। उसके बाद नंदिनी कई सफल फिल्मों की कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में पहचानी जाने लगी, जिनमें रॉक ऑन, लक बाई चांस, वेक अप सिड, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, टू स्टेट्स, दिल धड़कने दो जैसी फिल्में शामिल हैं। बहुप्रशंसित फिल्म लाइफ ऑफ पाई में उनके हिस्से की कास्टिंग को बहुत सराहना मिल चुकी है। नंदिनी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हमको बताइए स्केची तौर पर कि आपका जन्म कहाँ हुआ और फिर एक समय आया जब आपने अपने बिजनेस कार्ड में लिखा कास्टिंग डायरेक्टर। ये सफ़र कैसा है? सुहाना सफ़र था जी। आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे। मेरे फादर का एक ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम रहे बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर और फिर दिल्ली। तो दिल्ली में अभी मेरे पेरेंट्स हैं और बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग आर्ट्स की तरफ इंट्रोडक्शन की। वेदर इट्स फिल्म्स, बुक्स, प्लेज, थिएटर, कुछ भी था तो हमेशा मुझे लेके जाते थे। तो बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट इसी तरफ क्या कहते हैं फोकस था। मेरे माँ ने एक्चुअली 1990 में शी जॉइंड छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, सिनेमाया, एंड सिनेमाया वाज एशियन फिल्म्स। तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं पर लाइक अलग अलग तौर के फिल्म्स के ऊपर वो लिखते थे। और वही जो अरुणा वासुदेव और उमा वासुदेव, अरुणा वासुदेव, हाँ। और लतिका पडगांकर और मेरे माँ इंदु श्रीकेंट, तो वो सब एक साथ काम करते थे। एंड उन्होंने शुरू किया एक सिनेफैन, एक फिल्म फेस्टिवल। तो मैं उस वक्त कॉलेज में थी और कोई नहीं जाता था हमारे कॉलेजेस से, पर कॉलेज कौन सा था? JMC, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट। उस तो मैं आई सॉ अ लॉट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, क्योंकि पहले उन्होंने छोटे छोटे फेस्टिवल्स किए, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल, एक फ्रेंच फेस्टिवल, इटालियन फेस्टिवल, एंड सडनली मुझे इतना एक्सपोजर हुआ फैंटास्टिक सिनेमा का, तो काफ़ी इफ़ेक्ट रहा मेरे ऊपर। एंड उसके बाद मेरा डिसीजन था कि मैं फिल्म में ही जाऊंगी। कुछ फिल्मों के नाम याद कीजिए जो आपके ऊपर असर जिनका पड़ा सिनेफैन के ज़माने में। एक तो ला डोल्चे विटा, वो देखकर ही मैं चौंक गई उस वक्त। पाथेर पांचाली देखकर ही मैं रो चुकी एक्चुअली। एंड थैंक्स टू माय मदर, उन्होंने मुझे इफ़ी के लिए हमेशा मुझे एक पास मिलता था, और सुबह से 8 बजे से रात को 10 बजे तक हम फिल्म्स देखते रहते। चाय पियो और फिल्म देखो, चाय पियो और फिल्म देखो। ऑल्सो क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, आई एम जस्ट गोइंग बैक, तो फ्रॉम बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, तो एक्चुअली लाइफ एक्सपोजर ज़्यादा थी। अगर आप एक ही जगह में बड़े हो तो आपको पता चलता है, पर अगर आप अलग अलग जगह में रहो तो यू रियली इट्स ईजी टू असिमिलेट, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज आप एफर्ट करते हो। एक ही जगह में रहोगे तो किसी से बात भी नहीं करोगे जो बाहर से आए, पर अगर आप ही बाहर जाओ तो एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाट मेक्स यू, मतलब मुझे पीपल्स पर्सन बुलाया जाता है, क्योंकि इट वाज इजी
कि लोगों से बात करूँ और मुझे ही इंटरेस्ट था अलग अलग लोगों के साथ। तो हम अलग अलग स्कूल गए, JB Petit इन बॉम्बे, सफ़ायर्स इन बैंगलोर, मॉडर्न स्कूल इन दिल्ली, और उसके बाद कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के अलावा मेरे कुछ ख्याल ही नहीं था, बिकॉज आई रियली लव द सब्जेक्ट। पर इंग्लिश ऑनर्स के साथ कोई काम तो देता नहीं है। बट फिर फिल्मों का भी था, और उस वक्त दिल्ली में माँ बाप इतना खुश नहीं थे कि मुझे बॉम्बे जाके काम करने की इच्छा थी। मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की इन सफ़ायर्स कॉलेज इन बॉम्बे कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, और वहाँ 1 साल का है, ओनली वुमेन, 40 गर्ल्स एवरी ईयर। और उस कोर्स में से काफ़ी फिल्म मेकर आ चुके हैं अपने इंडस्ट्री में। काफ़ी लोग फिल्मों में काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट। तो वो हर साल इट वाज नॉट अ टेक्निकल कोर्स, इट वाज मोर थॉट्स एंड बढ़िया कोर्स था, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद हमने शुरू किया असिस्टेंट डायरेक्टरशिप अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले गोविंद निहलानी जी के साथ तक्षक में, लंबी बड़ी फिल्म थी, काफ़ी टाइम के लिए चली वो शूटिंग। उसके बाद करण जौहर की सेकंड फिल्म कभी खुशी कभी गम, तो उस पर हम असिस्टेंट थे, और वहाँ ज़्यादा काम आर्ट डिपार्टमेंट में था, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर अलग अलग चीज़ करते हैं शूट पर। तो हम एक्चुअली शर्मिष्ठा रॉय जी के साथ हमने काफ़ी काम की थी उस वक्त, और बड़ी फिल्म थी, 18 सेट्स और बहुत काम था। हमने खूब सीखा। और उसके बाद आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, पर हमें पहला कास्टिंग जॉब मिल चुका। जोया अख्तर ने एक्चुअली हमें पहला कास्टिंग जॉब ऑफर अभी किया। उस पर पहुँचेंगे, पहले हमको बताइए कि ये जो सफाया वाला इंस्टीट्यूट था जहाँ से आपने ये वाली पढ़ाई की, क्या कोर्स था बता रही हैं? इट्स कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, जहाँ से बहुत सारे लोग भी और दूसरे भी पढ़ के निकले और अभी इस प्रोफेशन में हैं। कुछ का नाम लीजिए अगर आपको याद आता हो। रीमा काकटी, जिन्होंने हनीमून ट्रैवल्स और तलाश बनाई है। मीनल अग्रवाल, शी इज़ अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर। एक्चुअली हैव टू थिंक, ठीक है, एक सेकंड मैं बताती हूँ। मंदिरा बेदी, रसिका दुग्गल जो एक्टर है, अभी उन्होंने फिल्म की किस्सा की, लीना यादव, सो क्वाइट अ फ्यू। ठीक है। तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस घटनाक्रम के तहत तक्षक में गोविंद तक आप पहुंची होंगी, ये बताइए। तो एक्चुअली ये कोर्स के बाद हमें 1 महीने का इंटर्नशिप दिया जाता था। तो क्लास में पूछते जर्नलिज्म में किसको इंटर्नशिप करनी है, तो किसी ने हाथ ऊपर किया तो उनको टाइम्स ऑफ इंडिया में मिला। तो डॉक्यूमेंट्री में किसको करनी है तो किसी ने हाथ ऊपर किया तो किसी के साथ मिल गया। तो फिल्म में किसने किया, तो 2 ही लड़कियां ने हाथ ऊपर किए, एक मैं और एक मेरी क्लासमेट। एंड हम उनको कहीं और मिला और मुझे गोविंद जी के साथ। तो लिटरली हम पहुँचे, हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये कोर्स जो था टेक्निकल नहीं था। इट वाज मोर थॉट्स एंड इंट्रोडक्शन टू वेरियस फिल्म मेकर्स एंड एक 1 वीक हिरोशिमा मोनोमोर दिखा रहे, दूसरी वीक पिक पॉकेट दिखा रहे, तो अलग अलग फिल्म मेकर्स, ऑटर्स जैसे बोलते हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके बाद जब हम गोविंद जी के पास गए तो हम बिल्कुल रॉ थे, हमें कुछ पता नहीं था। और सेट पर भी हम पहली बार आए तो हम चौंक गए कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या करें, कर क्या रहे लोग, इतने सारे लोग सेट पे, सुबह से 7 बजे से रात के 11 बजे तक कर क्या रहे। फिर बहुत साल बाद मुझे समझ आया कि अच्छा इनका ये काम है, इनका ये काम है। ये एक्टर लोग तो पहले हमारे स्टार्स जो है वो तो रिहर्स करके आते हैं, ये नहीं कि सेट पे आके ऐसे ही डांस करेंगे। तो और जैसे तक्षक पे सरोज जी थी, और एक गाना था रंग दे, तो वो तो 8 दिन के लिए 15 आवर्स एवरी डे वो शूट कर रहे थे तब्बू जी के साथ। और एंड में सब रो चुके थे, वो इतना ज़बरदस्त एक्टिविटी एंड हार्ड वर्क जो लोग करते हैं सेट पे। तो वो जो पहला एसोसिएशन तक्षक में गोविंद जी के साथ था, वो एक नौकरी मतलब इंटर्नशिप की तरह ही, इंटर्नशिप जैसी चीज़ थी जी, ऐसा ही तो मैं समझूँ ना। लेकिन फिर गोविंद जी के साथ भी तो कुछ 1 to 1 आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, और जिस तरह की फिल्में आप ला डोल्चे विता की बात कर रही हैं, या इस तरह की फिल्में जिनको देखकर आप काफ़ी हैरान परेशान हो गई थी, उसी जॉनर के फिल्म मेकर गोविंद जी भी थे। तो उनके साथ
ये जो पहला इंटरेक्शन था उसकी कुछ याद ताज़ा कीजिए कि एक्चुअली उस वक्त हम इतने यंग और जूनियर थे कि हम बस उनको देखकर बस खुश हो जाते थे, बात करने की हिम्मत नहीं थी पहले। तो जो भी हमने इंटरेक्ट किया एक्चुअली सेट और शूटिंग के वक्त या प्री प्रोडक्शन के वक्त किया, वो काम के ऊपर ही किया था, क्योंकि उस वक्त हम बात नहीं कर पाए उनसे। वो बहुत ही, उनके फिल्म्स हमने देखी हुई थी, तो हम उनके सामने मुंह नहीं खुलती थी, ज़ुबान ही नहीं आती थी। पर तो फिर इस तरह आपका कुछ फिल्मों में डायरेक्शन में असिस्ट करते हुए जी। एक समय आया कि जब आपको एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ब्रेक मिला। इस सिलसिले में बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं नंदिनी श्रीकंठ के साथ, जो कि एक जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं। क्योंकि एक छोटी सी चीज़, कैमरा कैसे यूज़ करो, ट्राइपॉड पे कैसे फिक्स करो, रिकॉर्ड कैसे करो, वो सब भी मुझे सीखना पड़ा। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी श्रीकंठ। नंदिनी, ब्रेक से पहले हम लोग ये जान पाए कि कहाँ पैदा होकर और कैसे एक सफ़र होते हुए आप मुंबई पहुँची और फिल्मों में असिस्ट करते हुए फिर आपको एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ब्रेक मिला। ये एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ब्रेक मिलना, ये भी आपकी तब तक किसी ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका था कि एक दिन मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बन जाना है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कास्टिंग करूँगी। इंटरेस्ट था, जब भी हम सेट पे लाइक शूटिंग के पहले प्री प्रोडक्शन में देखते थे कि कौन क्या कर रहा है। उस वक्त कोई कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बट मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ये करूँगी। और जब पहली बार मुझे लक्ष्य पर काम मिला कास्टिंग डायरेक्टर का, तो आई वॉज़ वेरी रॉ, आई वॉज़ वेरी न्यू एंड आई डिडंट नो मच उस वक्त, ऑफ कोर्स। एंड मैंने एक्चुअली सोचा ये चैलेंज है, मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो ड्रीम नहीं था टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर। उस वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री भी एक्चुअली काफ़ी छोटी थी, तो बहुत सारे एक्टर्स थे और बहुत कम लोगों की विजिबिलिटी थी। रियली इट वाज सो न्यू टू मी, एवरीथिंग वाज सो न्यू टू मी, कि अंडरस्टैंडिंग कितने सारे एक्टर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन है, कहाँ है, क्यों, वो उसी को चैलेंज लेकर एक साल चला गया। आई मीन एक साल बीत गई जस्ट लर्निंग अबाउट आवर इंडस्ट्री। एंड उसके बाद जब अगला फिल्म मिला और फिर अगला फिल्म मिला, लक्ष्य जब आपको मिली, वो किन सर्कमस्टांसेस में आप तक आई होगी? कैसे लक्ष्य के लोगों ने ये तय किया होगा कि इस पर फेथ किया जा सकता है और इसको कास्टिंग का काम दिया जा सकता है? इंस्टिंक्ट पर हुई, आई थिंक। मुझे हायर किया गया क्योंकि मैं गई, मैं जब मिली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उस वक्त जोया अख्तर थी, जब मैं उनको मिलने गई तो मैं आर्ट डिपार्टमेंट, एडी डिपार्टमेंट में कुछ करने के लिए तैयार थी। मैंने सिर्फ 2 फिल्म्स में काम की थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, आई वाज स्टिल न्यू, रॉ, ऑल आई हैड टू डू वाज लर्न। तो जब मैं मिली तो उन्होंने ऑफ़र किया, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं ट्राई करते हो। बात की है और मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि बात की है और मुझे लग रहा है कि आपके पास कुछ है जो आप कास्टिंग में कर पाओगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। फरहान अख्तर वाज अ वेरी एक्साइटिंग डायरेक्टर एट दैट, आई मीन उनका सेकंड फिल्म था, और मैंने कहा बिल्कुल। और फिर मैं बहुत पैनिक हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। पर उन्होंने हमारे साथ भी, दे वर वेरी जेंटल विद मी, और उन्होंने सीखने के लिए काफ़ी टाइम दिया, हमें मौका दिया। क्योंकि एक छोटी सी चीज़, कैमरा कैसे यूज़ करो, ट्राइपॉड पे कैसे फिक्स करो, रिकॉर्ड कैसे करो, वो सब भी मुझे सीखना पड़ा। तो उस वक्त, अभी 10 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए एक्चुअली, 11-12 साल हो गए, और उस वक्त सब एक ही फिल्म करते थे, 1 ईयर 1 फिल्म। अब तो एक्सप्लोड हो गया सिचुएशन, 4-5 फिल्म हो रहे एक साथ हर कंपनी में। तो उस वक्त 1 ईयर 1 फिल्म, तो सबको टाइम मिल रहा था टू लर्न, टू फिगर इट आउट, सो टू स्पीक। तो फिर आपने लक्ष्य में ये जब असाइनमेंट आपको मिला
चूँकि आपको मालूम नहीं था कि इसको कैसे डिलीवर किया जाएगा, Yeah. तो कैसे किया आपने? क्या ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल जैसी चीज़ थी, या साथ में लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, या ख़ुद भी आपने इस सिलसिले में होमवर्क किया? कैसे किया और करके आखिर में आपने डिलीवर किया, अगर सिर्फ लक्ष्य की बात करें तो? जी, तो लक्ष्य में 72 कैरेक्टर्स थे और बहुत सपोर्ट था, बोथ फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द टीम। आइडियाज़ ये वो, आई मीन कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन तो बहुत थी, पर उन्होंने मुझे दे लेफ्ट मी टू माई ओन रिसोर्सेज ऑल्सो। तो मैंने रिसर्च शुरू की और बहुत महीने के लिए मैंने बस एक्टर्स को ऑफिस में बुलाया और उनको टेप पे रिकॉर्डिंग, उनकी छोटी सी रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दी। फिर जब स्क्रिप्ट मोर ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी तो आई सैट एंड इसको इसके लिए बुलाया, इसको ये सीन के बुलाया, तो मुझे बहुत टाइम मिला एक्चुअली। लाइक आई सेड 1 फिल्म 1 ईयर, तो बहुत टाइम था। आराम से मैंने रिसर्च की, उन्होंने मुझे हेल्प किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम ने। एंड एक ही फिल्म करते वक्त सबका अटेंशन उसी पर था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द ऑफिस, आउटसाइड, एवरीवेयर। पार्ट ऑफ द कास्टिंग लक्ष्य में दिल्ली में भी था थोड़ा सा, एंड तो हम दिल्ली भी गए, हमने थोड़ा सा कास्टिंग उधर की। NSD के कुछ एक्टर्स भाग के आके उन्होंने टेस्ट की, क्योंकि वो एक्चुअली अलाउड नहीं थे उस वक्त, तो थोड़ा सा चुप चुप के हमने उनके भी किए। और फिर लद्दाख में सोल्जर्स के साथ भी हमने ऑडिशंस की, बिकॉज आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट दिया फॉर द शूट। सो उनका भी कास्टिंग, तो तब तक तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। और दिल्ली में एक्चुअली आई थिंक कुछ गार्डियन एंजल या कुछ वैसा था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था और हम गए और सेकंड पर्सन हम मिले, वो MK रैना जी थे। और उसके बाद तो इट वाज टू इजी, आराम से सारे कैरेक्टर्स फिक्स हो गए। MK रैना जी ने उसमें एक्टिंग भी की थी, तो सो इट वाज अ कलेक्शन ऑफ हार्ड वर्क, सपोर्ट फ्रॉम द टीम, वेरी गुड डायरेक्टर जिसने मुझे बहुत स्पेस दी, मेरे पीछे नहीं पड़े कि अरे कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत टाइम दिया। और ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, पोएट्री जैसी थी वो वाली कास्टिंग। तो फिर लक्ष्य के बाद ये सिलसिला तो जारी है ही, और उसके बाद और आपके ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स आए और जिनको लेकर आप बहुत खुश होती हैं, इस सिलसिले में बातों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। कास्टिंग कर रहे हो तो हर जगह देखो, थिएटर में देखो, फिल्म में देखो, फ्रेंड्स में भी देखो। कभी कभी एक छोटा सा रोल है जो कोई नॉन एक्टर भी कर सकता है, जिसमें बहुत मज़ा आ सकता है अगर वो करे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आप हैं नंदिनी श्रीकंठ के साथ, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं। नंदिनी, लक्ष्य के बाद जी, कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें आप कहेंगी कि हाँ, वो उसमें करके हमको अच्छा भी लगा, और कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन आपने किया जिसमें कुछ लोग जो बिल्कुल कहीं गुमनामी में थे, उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया और वो उनको फिर और दूसरे लोगों ने भी पहचाना? आई एन्जॉयड एवरी फिल्म जो मैंने कास्ट की है। कुछ फिल्मों में ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो चैलेंजेस स्लैश लर्निंग, कैसे लक बाय चांस पे मैंने बहुत सीखा, क्योंकि मैं भी काफ़ी न्यू थी और उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स थे। तो मैंने अपने डायरेक्टर से भी काफ़ी सीखा, और कि कास्टिंग कर रहे हो तो हर जगह देखो, थिएटर में देखो, फिल्म में देखो, फ्रेंड्स में भी देखो। कभी कभी एक छोटा सा रोल है जो कोई नॉन एक्टर भी कर सकता है, जिसमें बहुत मज़ा आ सकता है अगर वो करे। कोई डायरेक्टर को भी ले आओ और उसको कास्ट कर दो एक रोल में, तो अलग अलग टाइप के चीज़ें मैंने सीखी। लक बाय चांस वाज चैलेंजिंग। तलाश ऑल्सो हैड सम लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्पेसेस से जो हमने जो कास्टिंग की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्लेटफॉर्म वाली क्वेश्चन जो है, आई फील हर रोल जो मैंने कास्ट किया है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो कास्टिंग इज़ नॉट एन इंडिविजुअल सोलो थिंग, इट्स वेरी कोलैबोरेटिव।
डायरेक्टर का के बहुत इनपुट्स होते हैं, कभी कभी अलग अलग टीम मेंबर्स के भी बहुत इनपुट्स होते हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं उनके भी इनपुट्स होते हैं। तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ कि मैंने इसको डिस्कवर किया या इसको प्लेटफॉर्म दिया, बिकॉज एवरी सिंगल रोल, स्पीकिंग रोल जो हम कास्ट करते हैं, मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वन लाइनर जो कहते हैं, एक कैरेक्टर जो सिर्फ जैसे कि वॉचमैन हो जिसका एक ही लाइन है, मुझे आई फील ही इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द सेकेंड लीड और द पैरेलल लीड जैसे कहते हैं, बिकॉज हर सीन इम्पोर्टेंट है और एवरीथिंग हैज़ टू वर्क आउट। वेकअप सिड नाम की एक फिल्म थी, उसमें एक्चुअली दैट वाज अ यंग अर्बन फिल्म, और तो उसमें आई एंजॉयड द कास्टिंग जो हमने कोलैबोरेटिवली की डायरेक्टर आयन मुखर्जी के साथ और उसके टीम के साथ। तो उसमें नए नए यंगस्टर्स आए, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल्स किए, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट कुछ नाम स्पेसिफिकली मैं नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज हर एक्टर का अपना जर्नी है और जो भी वो रोल्स कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं, मैं तो बस उनको माध्यम बन रही माध्यम बन गए। एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है। अब बताइए कि जब आप एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, ये कैसे आपका बिजनेस फंक्शन कैसे करता है कि आप घर में बैठी हैं और आपको कोई ढूंढ कर कह रहा है कि आओ और हमारे लिए कास्टिंग करो, या किसी कंपनी में आप पेरोल पर काम कर रही हैं? मतलब इस बिज़नेस का क्या फंक्शनल रूप क्या है? आई एम पर्सनली, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का शौक़ है, तो मैं किसी एक कंपनी के साथ नहीं रह सकती हूँ, नहीं, क्योंकि फिर वो थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है। तो आई एम अ फ्रीलांसर। मैंने बहुत सारा काम किया एक दो कंपनीज़ के साथ, अलग अलग डायरेक्टर्स उनके साथ, और मैंने कुछ फिल्म्स, कभी कभी किसी के साथ वो जेल हो जाता है, तो मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्म्स किए हुए हैं, एक दो डायरेक्टर्स हैं वैसे, बट कुछ फिक्स नहीं है, स्क्रिप्ट के ऊपर है। इफ़ आई लाइक द स्क्रिप्ट देन दैट्स एन्जॉयबल। इफ़ आई लाइक द स्क्रिप्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे हायर करना चाहते हैं, तो आई एम हैप्पी टू वर्क विद एनीबडी। एक चीज़ आप और देखेंगी कि ऑडिशन करते वक्त आपको एक ख़ास तरह के कैरेक्टर के लिए एक ख़ास तरह का एक्टर चाहिए, और आपकी वो तलाश कंटिन्यूसली जारी रहती है, एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, या व्हाटएवर जो भी प्रोसेस है। लेकिन अगर उसमें देखें कि कोई एक एक्टर आपसे उम्मीद करे कि भाई बताओ तो सही कि है क्या, रोल क्या है, करना क्या है, तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स वो करके भी दिखा देते हैं। ये वाला एरिया आपका कैसा है? तो हम करके दिखा देते हैं और फिर हम कहते हैं हमें कॉपी मत करिए, बस सुर पकड़ लीजिए, क्योंकि एक्टिंग हमसे नहीं होता है। कैमरा के सामने तो हम बैठते नहीं हैं, तो सुर पकड़ने में मैं मदद करती हूँ, फिर एक्टर तो एक्टर है, तो वो अपने आप अपने हिसाब से कर देते हैं। तो आपने बातों के बीच में कहा कि भाई हमारा काम कास्ट कर देना था, काम तो उसने किया और प्रूव किया, इसलिए क्रेडिट उसको जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगी कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपने जितने लोग सेलेक्ट किए उससे कहीं कहीं ज़्यादा लोग रिजेक्ट किए गए, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट का एक जो सिलसिला है, उसका क्या अनुभव है आपका कि बहुत सारे लोगों को आप डिसअपॉइंट करती हैं? वो तो आपके पेशे का हिस्सा है, लेकिन सब मिलाकर लगता कैसा है ये देखते हुए? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अपने स्टार्स को छोड़ के, जैसे बॉम्बे में इतने सारे इंटरेस्टिंग एक्सीलेंट एक्टर्स हैं और इतने कम रोल्स हैं उनके लिए, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जैसे एक रोल के लिए हम मतलब 50-60 कभी कभी 50 ऑडिशंस कर लेते एक ही कैरेक्टर के लिए, क्योंकि पूरा दिखाना पड़ता है डायरेक्टर को, और फिर एक ही जन को जब वो चुनते हैं तो बाकी को नो बोलना काफ़ी बुरा लगता है। जब हम लक्ष्य कर रहे थे, जब हम पहले अपने फिल्म्स कर रहे थे तो इतना नहीं था, अब थोड़ा इमोशनल हो गए हैं और ना भी बोलना मुश्किल रहता है, और इतने सारे लोग अब आ चुके हैं बॉम्बे में एक्टिंग करने के लिए, तो इट इम्बैलेंस तो है ही है। फॉर्चुनेटली अब इतने सारे एवेन्यूज़ हैं,
इंटरनेट पे वेब बेस्ड सीरीज़, टेलीविज़न तो इट्स वेरी बिग, थैंक गॉड। फिल्म, स्मॉल फिल्म्स, थोड़ा अल्टरनेटिव फिल्म्स, तो वो सब है अभी, पर फिर भी कभी कभी मुझे बुरा लगता है। आई हेट सेइंग नो टू पीपल। तो और बिल्कुल आखिर में हमको बताइए जी। कि जिन दोस्तों के साथ आपका जीसस एंड मैरी या बाद के स्कूलिंग के ज़माने में भी, कॉलेज के ज़माने में भी, उसके बाद भी जो लोग साथ साथ पढ़ा करते थे और जिन्होंने अपने अपने तरह से अपने करियर चुने, जब वो आपके इस करियर को देखते हैं जी, तो उनकी क्या राय बनती है? वो तो बहुत ही एक्साइटेड है। उनको लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, एंड सच्चाई जो है इतनी नॉन ग्लैमरस है। अगर आप अभी कभी कास्टिंग जगह देखोगे तो बहुत ही बेसिक रहता है, पंखा और कैमरा और ट्राइपॉड, और काफ़ी दूर, कभी गली गली में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए जगह जहाँ हम कास्टिंग करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि नए जनरेशन में बहुत लोग आके फिल्मों में काम करना चाहते हैं, सिर्फ ग्लैमर और एक्साइटिंग मनी ग्लैमर के पीछे नहीं, पर आर्ट के पीछे, मतलब फिल्मों में काम करना चाहते हैं अलग अलग। तो खुल गया है थोड़ा सा इंडस्ट्री, इट्स बिकम ओके टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ बैड प्लेस एनीमोर। एंड जब मैंने शुरू किया तो ऑफ कोर्स हमारे ख़यालात के लोग बहुत कम आते थे फिल्मों में काम करने के लिए, तो वो सब बदल गया है। एंड इट इज़ आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी इन, इट्स चैलेंजिंग, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, बिल्कुल ईजी नहीं है बट इट्स इंटरेस्टिंग। एंड अगर जैसे कि जब फिल्म रिलीज़ होती है और हम अपना काम देखते हैं तो बहुत हमें भी और हमारे परिवार को भी बहुत गर्व होती है कि कुछ ठीक हो रहा है, एंड गुड क्लीन पॉजिटिव वर्क दैट हैज़ समथिंग टू डू विद आर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थी जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी श्रीकेंट। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।